प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्याकडे माहिती सांगतो. आपल्याकडे जी जीवनदायी स्कीम आहे त्याच्यामध्ये आता महाराष्ट्र शासनाची जन आरोग्य अभियान म्हणून जी स्कीम आपण वो जगह नहीं आगे जाने. तर त्याच्यामध्ये आमच्या जिल्ह्याला 250 कोटी रुपये विविध हॉस्पिटल्सला दिलेले आहेत इन्शुरन्स क्लेम करण्यासाठी. आणि या हॉस्पिटल्सनी लोकांना पण चार्ज केले, म्हणजे न केवळ इन्शुरन्सचे पैसे घेतले परंतु तेच पैसे लोकांकडून पण चार्ज केले, असा इश्यू आहे. अशी तक्रार मी दिलेली आहे. आणि हो हो सगळेच हॉस्पिटल्स औरंगाबादचे जे नेटवर्क हॉस्पिटल्स आहेत या योजनेअंतर्गत हो हे सगळ्यांनी लेखी त्यांची जी बिल्स आहेत ते बिल्स पण दिलेले आहेत. ते मी सगळे इथे ॲडिशनल कलेक्टरांकडे सबमिट केलेले आहेत. आणि ज्या कालावधीत हे 250 कोटी मिळाले त्या कालावधीचीच ही सगळी फीस आहे. त्यामुळे दोन्हीकडून पैसा घेतलेला आहे. जरा आपण बोलावं. आणि आता मीटिंग झाली, मुद्दा आम्ही सगळ्यांना मांडला. मुद्दा योग्य आहे. त्याच्यात आम्ही सगळ्यात आधी असं केलं की आजार म्हणून रुग्णाचं डिटेल नाही देत आहेत, पण समजा अंबादास याच्यावर 1 लाख खर्च झाले, 65,000 खर्च झाले, त्याची यादी त्यांना मी लिहायला सांगितली कलेक्टरला. पण त्या आजाराला वगैरे डिस्क्लोज नाही करत त्यांच्या, काही हरकत नाही आम्ही मानतो. पण तो अंबादास याला 65,000 लागले, हर्षवर्धन जाधव 1 लाख लागले. पण तशी यादी हॉस्पिटल वाईज लिहायला आम्ही सांगितली. प्लस त्याच तुम्ही जो मुद्दा मांडला की त्याला इतर याच्यात अकाउंटमधून पण त्याच्याकडून किती पैसे घेतले हे पण आम्ही डिटेल मागितलेलं आहे. मग मी योग्य कलेक्टरने मान्य केले. 4 दिवसासाठी यादी द्यायला त्यांनी सांगितलं आपल्या जिल्ह्याची. मी आता एक ऍड करतो दादा त्याच्यामध्ये की आपलं जे परसेप्शन आहे की जे रुग्णांचे जे आजार आहेत ते डिस्क्लोज करू शकत नाही, तर तसं नाही आहे. आजार आणि ट्रीटमेंट काय आहे हे डिस्क्लोज करेपर्यंत त्यांचं क्लेम सँक्शन होतं. आणि त्यामुळेच इन्शुरन्स कंपनी जी आहे सोसायटी इन्शुरन्स ती ओके ठीक आहे, तर ती इन्शुरन्स कंपनी जी आहे तिला ऑफिसर जिल्ह्याला एक डॉक्टर नेमलेला आहे. खरं म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी डॉक्टर नेमायची आवश्यकता नाही, पण डॉक्टर नेमलाच याच्यासाठी की त्यांनी ती लाईन ऑफ ट्रीटमेंट तपासावी आणि मग ते इन्शुरन्सचा क्लेम पास करावा, याच्यासाठी डॉक्टर कॉर्डिनेटर नेमलेला. त्यामुळे असं नाही आहे की ते आपल्याला काय लाईन ऑफ ट्रीटमेंट दिली आहे हे सांगू शकत नाही. ही झाली त्याच्यातली एक ॲडिशनल. दुसरी ॲडिशनल गोष्ट अशी की डिस्चार्ज कार्ड बरेचसे डॉक्टर देत नाही. आता डिस्चार्ज कार्डवर लाईन ऑफ ट्रीटमेंट वाचले की काय काय ट्रीटमेंट त्यांना दिली आहे. त्यामुळे अर्थात महाराष्ट्र शासन ने जो राशन धारक है औरंगाबाद ज़िले के, जिसमें न केवल पीले और केशरी मगर सफ़ेद राशन कार्ड धारकों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है. और उस स्कीम के मुताबिक हर उस राशन धारक को जो एडमिट है खासगी हॉस्पिटल में उसको 2.5 लाख रुपए तक का जो दवाखाने का खर्चा है वो फ्री में उसको मिलना चाहिए. अब वो खर्चा फ्री में नहीं हो रहा है और दवाखाने सबसे चार्ज कर रहे हैं, पूरा पैसा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रहे हैं जब तक पैसा नहीं आता है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस इंश्योरेंस सोसाइटी से ये पैसा आता है उस इंश्योरेंस सोसाइटी का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 1 जनवरी 2018 से 6 अगस्त 2020, उसमें ये देखा गया है कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हीं हॉस्पिटल्स को तकरीबन 250 करोड़ रुपया अभी तक दिया है. इस 1 जनवरी 2018 से लेकर के 6 अगस्त 2020 तक 250 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के हॉस्पिटल्स को दिया गया है. तो मैंने अभी मंत्री महोदय से मुलाकात की. मैंने मंत्री महोदय जो शासन के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का इत्तला दिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सरकारी पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी में दे गया है गरीबों के लिए, राशन धारकों के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले रहे हैं और इधर लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों का पैसा वापस होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए. और इसका जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड रहता है इस स्कीम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो किसके पास जाने का, ये जिसका ये किरदार होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. उन्होंने आदेशित किया कि इसमें चौकसी करो और इसमें रिजल्ट दो. तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी तुरंत 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर रिजल्ट देना चाहिए. नहीं तो ये ना हो कि चौकसी चालू है और जैसे बोफोर्स का अभी तक पता नहीं चला है. 1984 में बोफोर्स रजिस्टर्ड हुआ था, 2020 हो गया, अभी तक पता नहीं चला कि बोफोर्स का चोर कौन है. तो वैसे इसका भी ना हो जाए कहीं कि 50 साल बाद इसका रिजल्ट आए. ये बात भी मैंने मिनिस्टर साहब को कही कि भाई ये ना हो
कि आप चौकसी को दिए हैं, बैठे हुए हैं कलेक्टर साहब, चौकसी पे कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैंने उनको बोली, उन्होंने कहा कि नहीं हम तुरंत करवाएंगे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में औरंगाबाद के कलेक्टर इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन ऑलरेडी दिया है। सारे ऐसे लोगों का बिल्स जो मेरे पास आया है वो बिल्स पूरा का पूरा मैंने कलेक्टर ऑफिस में फॉरवर्ड किया है। आज भी मेरे पास बिल्स आ रहे हैं। मैंने आह्वान किया है सबको कि जो भी पेशेंट अभी तक ट्रीट हुए हैं 1 जनवरी 2018 से लेकर के तो 6 अगस्त या आज तक भी ट्रीट हुए हैं, वो अपना बिल्स मुझे भेजें। मैं वो पूरा बिल्स सरकार को दूंगा। कल रात तक मेरे पास जो बिल्स आए वो बिल्स मैंने दिए हैं। आज भी जो बिल्स आए वो भी मैं दे रहा हूँ। आगे भी जो बिल्स आएंगे वो मैं दूंगा। और इस मामले के अंदर इन हॉस्पिटल्स को ये पैसा रिफंड कराने के लिए पूरी कोशिश जद्दोजहद में इसके अंदर करूंगा। ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हमारे औरंगाबाद ज़िले के लोगों को शब्द देता हूँ। और अगर टाइम पड़ा, अगर ये चौकसी ठीक से जल्दी से नहीं हुई और बस दिन चल रहे हैं, तारीख पे तारीख हो रही है, अगर ऐसा कुछ मुझे नज़र आया तो मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बैठने वाला हूँ, अकेला बैठूंगा। और जब तक इन आप लोगों को रिफंड नहीं मिलता है तब तक हर्षवर्धन यादव यहाँ से हटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। सर, कोरोना बीमारी इतनी बड़ी महामारी हिंदुस्तान में आई है और इसमें इस तरीके से हरकत होना, आपको किसके ऊपर डाउट जाता है? ये तो सीधा सारे लोगों की मिली भगत है। न केवल इसमें हॉस्पिटल्स हैं मगर इसमें कलेक्टर ऑफिस के भी वो लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। उसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के भी लोग हैं जिन्होंने ये देखा ही नहीं है कि भाई क्या हुआ है इसके अंदर। क्लेम जो वो दे रहे हैं वो क्लेम लोगों तक पहुंच रहा है, इसका उन्होंने जायज़ा लिया नहीं है। तो इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि मुंबई के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इन सारे लोगों से हम लोग लड़ के अपना हक जरूर हम इसको। सर, वो चीरफाड़ और रैकेट क्या है? चीरफाड़ का जो मैंने बात की मंत्री महोदय से, वो ये है कि कोरोना के पेशेंट जो नेगेटिव थे वो अचानक पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाने के बाद वो पेशेंट्स को दफनाया जाता है। और जब दफनाया जाता है तो उस समय जो लोग दफनाते हैं उन लोगों से कुछ मुझे मालूमात मिली है कि उनके बॉडीज़ के ऊपर स्टिचेस हैं, मतलब उनके जो अंदर की किडनी है, लीवर है, ये हो सकता है कि इनके निकाले जाए, क्योंकि कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। और अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो स्टिचिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो जब अगर स्टिचिंग हुई है इसका मतलब ही ये है कि फाड़ा है बॉडी को। तो भाई कोरोना में अगर बॉडी नहीं फाड़नी है तो फाड़ा किस लिए है? तो अगर फाड़ा है तो उसका कोई ना कोई उसकी वजह होगी। वो वजह यही होगी कि अंदर के आइटम निकाले हैं। आज एक किडनी आप खरीदने जाएंगे तो 4 लाख रुपए में एक किडनी बिकती है। तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव नहीं है उनको पॉजिटिव बता के उनके किडनी चुराने का भी रैकेट हो सकता है ज़िले के अंदर। ये बात मैंने मंत्री महोदय से कही। मंत्री महोदय ने कहा कि मैं चौकसी करूँ। अब ये ना हो कि बस बैठे रहें, चौकसी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बहरहाल ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं यहाँ उपोषण को बैठूंगा, ये मेरी ज़बान है।